Good morning, all of you. Welcome to your SST class and students. Today, I am continuing your chapter one of history, that is French. That is nationalism in Europe. Yesterday, I told you about that how the reवोल्यूशन केम इन रशिया, और इसके साथ साथ हमने रेवोल्यूशनरीज उसको पढ़ा, जिसमें हमने गुसेप मजनी का रोल जो है वो डिस्कस किया था कल, दैट हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप through the secret societies. Okay, now in Europe there is two main revolutions. दो revolutions हुई थी यूरोप में. First one is the revolution that hold in the year 1830, the age of revolution, the conservatism, रेवोल्यूशन फ्रॉम 830 टू 1840. 1830 से 1840 तक रेवोल्यूशन कैसे हुई, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए उस रेवोल्यूशन में, लेट अस रीड दीज. ओके, चलिए स्टार्ट रीडिंग करते हैं. हेयर as conservatism tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasing associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German estate. देखिए, अब यूरोप में के बहुत सारे एरियाज़ में रेवोल्यूशंस जो थी वो स्टार्ट हो गई थी. ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, ये सारे एरियाज़ थे जहाँ पर रेवोल्यूशन अगेंस्ट किसकी हुई थी, स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट मोनार्की. इसमें आपने वन थिंग कीप इन माइंड कि जब 1815 में नेपोलियन हार गया था, तब वहाँ पर दोबारा से फ्रांस में दोबारा से बार्बन डायनेस्टी आ गई थी. दोबारा से लुईस 16, अगर आपको याद हो तो बार्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो वहाँ पर बार्बन डायनेस्टी दोबारा आ गई थी, बॉर्बन डायनेस्टी. तो अब बॉर्बन डायनेस्टी की वजह से फ्रांस में दोबारा से क्या आ गई, मोनार्की आ गई. Power during the conservative reaction after 1850 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philips. अब क्या हुआ कि किंग के पास पावर दोबारा से आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल्ड हो गई. क्या इंस्टॉल्ड हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड. और लुइस फिलिप्स इसका हेड था. ये फ्रांस की बात कर रही हूँ मैं. नेशनलिज्म आ गया था, बट दोबारा से मोनार्की आ गई थी इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन. ठीक है. मेटरनिच वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. अब इसमें ना एक बड़े राइटर थे, लुइस फिलिप्स एट इट्स हेड, व्हेन फ्रांस स्नीज मेटरनिच वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. इसका मतलब क्या था, मेटरनिच एक राइटर था, उसके अकॉर्डिंग कि फ्रांस में क्या आ गया था, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, और अगर फ्रांस को एक छींक भी आती है तो उसके अकॉर्डिंग उसने एक ये वर्डिंग कही थी कि फ्रांस को अगर छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है. कहने का मतलब है कि फ्रांस की एक भी इवेंट का जो इफ़ेक्ट है वो पूरे यूरोप पर पड़ता था उस समय. फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था उस समय. ठीक है. तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, नेचुरल है कि पूरे यूरोप में वही एक जो धारा है वो बहने वाली थी. ठीक है. तो इसलिए लोग जो थे दे आर नॉट अगेंस्ट द मोनार्की, वो मोनार्की के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके थे. अब इसलिए उनमें नेशनलिज्म की भावना इंक्रीज हो गई थी. नाउ दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मोनार्क्स. वो मोनार्क से इंडिपेंडेंस चाहते थे. अब इसमें ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. उस समय ग्रीक में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिट गई, स्टार्ट हो गई वहाँ पर. अब ग्रीक जो था वो उस समय ऑटोमन एम्पायर के पास था. रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द अमंगस द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821. अब यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी. नेशनलिस्ट इन ग्रीक गोट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स living in exile and also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture. अब ग्रीक जो था वो सपोर्ट ले रहा था जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट से, क्योंकि ग्रीक की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत पुरानी थी. पोइट्स, आर्टिस्ट, ग्रीक एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. पोइट्स में, आर्टिस्ट में ग्रीक्स जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट
सिविलाइजेशन के साथ वर्क कर रहा था। अब वहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब ग्रीक में वॉर के अगेंस्ट एक फाइनल में 1824 में ट्रीटी साइन हुई कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, रिकॉग्नाइज ग्रीक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। वहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई, लोगों ने उसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया, मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, और लास्ट में 1824 में वहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी, दिस इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट, अब इस ट्रीटी के बाद ग्रीक जो था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ठीक है, ये तो था रिवॉल्ट ऑफ एक इफेक्ट किसका, 1830 की रिवॉल्ट का। ठीक है, अब दूसरा इम्पैक्ट क्या था कि पूरे यूरोप में रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ रोमांटिकिज्म से मतलब है नेशन से और सोसाइटी से जो प्यार था वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फैल गया था। उनके बीच में नेशनल फीलिंग्स जो थी वो बहुत इंक्रीज हो गई थी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ दे वांट टू बी फ्री फ्रॉम द मोनार्क्स, फ्रॉम द एनी डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो ये जो एक भावना थी वो लोगों के बीच में धीरे 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 करके इंक्रीज होती जा रही थी। रोमांटिज्म ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, कल्चर के थ्रू ये सब फीलिंग्स जो है वो लोगों के बीच में डाली गई। अगर आपको याद हो तो हमने जब नेशनलिज्म इन इंडिया रीड किया था तो उसमें भी ये पढ़ा था कि आर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पिक्चर्स के थ्रू लोगों के बीच में जो मिस्टिकल फीलिंग्स हैं वो डाली गई थी। सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को शेयर करने की कलेक्टिव, पूरे यूरोप में जो ये भावना थी, ये जो फीलिंग्स थी, ये इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, अब लोगों के बीच में नई कल्चर, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया था। चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। अब मैं बच्चे आपके पास लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशन। लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। रशियन ऑक्यूपेशन, पॉलिश लैंग्वेज was forced out of school and Russian language imposed everywhere। तो लैंग्वेज ने भी लोगों को इकट्ठा करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। ठीक है, पॉलिश वॉज यूज एज ए चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ priest bishops were put in jail or sent to Siberia for Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian language। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट कर दी थी बाय यूजिंग वेपन्स एज अ लैंग्वेज। ठीक है, अब आ जाते हैं रिवॉल्ट के टाइम पर यूरोप को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। वन इज हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं कि रिवॉल्ट 1830 पर जब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। तो फर्स्ट वन इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. ठीक है, हार्डशिप्स पूरे यूरोप पे आ गई थी। मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो थे वो एम्प्लॉयमेंट थी, ज़्यादातर जॉब सीकर्स थे पॉपुलेशन में। ठीक है, रूरल एरियाज से वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम द सिटीज़, ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहते थे। ठीक है, स्टिफ कंपटीशन था लोगों के बीच में इंपोर्ट को लेकर, मशीन मेड गुड्स को लेकर, क्योंकि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसकी वजह से बहुत पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो एडवांस हो गया था। ठीक है, अब पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन था गुड्स को लेकर। And in those regions of Europe where aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations। ठीक है,
तो अब यहाँ पर फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे बिकॉज ऑफ द बैड हार्वेस्ट, जिसकी वजह से हंगर बहुत ज़्यादा, फूड की शॉर्टेज हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन थी, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन थी, फूड की शॉर्टेज हो गई थी, तो लोगों को हंगर फेस करनी पड़ी, भूखमरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और आया 1845 में वीवर्स ने लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। क्या हुआ था 1845 में, वीवर्स के पास जो रॉ मटेरियल लेकर और फिनिश गुड लेकर जाते थे, उन्होंने पैसा बहुत कम देना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वीवर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब 4 जून at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to mention of their contractor demanding higher wages। ये उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट की, ठीक है। इसके साथ साथ अदर ग्रुप्स भी आ गए, जिसमें फर्नीचर, अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इट टू सप्लाईज ऑफ क्लोथ्स विच दे टोर टू शेड। Contractor fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such as a person। अब वो दूसरे गांव में गए, पर वहाँ पर भी उनको जो पनाह थी वो नहीं मिली। तो ये एक सेकेंड रिवॉल्ट स्टार्ट हुई यूरोप में इन द ईयर 1848 बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज की वजह से, जब बैड हार्वेस्ट हो गई थी, ठीक है। अब आ गया 1848 की रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। पहले हमने 1830 की रेवोल्यूशन पढ़ी, जिसमें लोगों को नेशनलिज्म की भावना इंक्रीज़ हुई और वो अपने आप को बढ़ाते गए, फीलिंग्स इंक्रीज़ हुई और मोनार्की से अपने आप को फ्री कराया ग्रीक ने, ऑटोमन एम्पायर से, और ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया कि 1848 में लिबरल्स ने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। अब लिबरल्स की रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे नेशंस का इंटीग्रेशन भी हुआ। अब लिबरल्स कौन थे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिबरल्स कौन से, जो फ्रीडम चाह रहे थे, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम कैरी ऑन करते हैं। दैट पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट की थी? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, जो कि क्या चाह रहे थे? एब्डिकेशन ऑफ ए मोनार्क एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेड सफरेज, जो इक्वालिटी चाह रहे थे, सभी को राइट टू वोट चाह रहे थे। और मिडिल क्लास इंक्रीज़ हुई और उन्होंने नेशन को यूनिफाइड किया और डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड रख दी। कौन सी डिमांड रखी उन्होंने? ये देखो, ये लिखा हुआ है, they put the demand for constitutional and national unification. They took advantage of growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of press and freedom of association। ये उनकी डिमांड्स थी लिबरल्स की, और वो ये चाह रहे थे कि हमारे पूरे कंट्री को यूनाइट कर दिया जाए, ठीक है। अब इसमें जर्मनी रीजन से लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज नंबर वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पिरियस आर्टिसन कम इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब जर्मनी में वोटिंग, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुई जो बहुत सारी थी, जिसमें एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जर्मन नेशनल असेंबली। ये लोग मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स इकट्ठे हुए और उन्होंने वोट डालने का डिसाइड किया, जैसे कि फ्रांस में हुआ था। नेशनल असेंबली इकट्ठी हुई और उन्होंने वोट डाला और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें डिक्लेयर कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया। सेम इज़ देयर, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ, ठीक है। इसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल में पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट भी बनाई गई। ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया गया। When the disputes offered a crown on these terms to Frederick William of 6th kings of Persia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। अब क्या हुआ? जो पर्शिया का किंग था उसने
ये सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, मोनार्क्स को अपोज किया, और जो असेंबली इलेक्ट की थी उसका भी अपोज किया, यानी वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया कि दिस इज़ नॉट लीगल और हम इसको काम नहीं मानते। ठीक है, चलिए, अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, तो ये सब कुछ हुआ इन जर्मनी। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास मेनली क्या हुआ कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म्ड हो गई, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल मीटिंग्स, डेमोस्ट्रेशन, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया जर्मनी में। ठीक है, अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वो सेंट पॉल चर्च में जो हुई थी, वहाँ पर उसको बंद कर दिया गया, बिकॉज़ वहाँ पर उसको किसी तरह के अभी तक कोई राइट्स नहीं दिए गए, उसको मोनार्क ने माना नहीं। ठीक है, बट वो ओल्ड ऑर्डर को ही अभी रीस्टोर नहीं कर पाए थे। अब जब बट रेवोल्यूशन इंक्रीज होती गई, डे बाय डे रेवोल्यूशन इंक्रीज होती गई, तो लास्ट में मोनार्क ने ये रियलाइज़ किया कि अब रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड एट लास्ट उसने उस पार्लियामेंट को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की परमिशन दे दी। ठीक है, तो ये था आपका जर्मनी का नेशनलिज्म। बाकी जो पॉइंट्स हैं इसको हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।